हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रंगरूट। मैं हूं अंशुमा शर्मा और हम कंटिन्यू कर रहे हैं नेशनल इनकम पार्ट 3। ऑलरेडी इसके 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। वैल्यू एडेड मेथड और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ जाके पहले वो वाले वीडियोस ज़रूर देख लें। आज हम जिस मेथड को डिस्कस करेंगे वो है इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। Income method. The income method of the calculating national income takes into account the इनकम जनरेटेड फ्रॉम द बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम पहले ये चीज़ कर चुके हैं कि देर आर 4 बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसका जो इनकम होता है, जैसे कि लैंड को अगर आप लेट आउट करते हो तो आपको इनकम क्या होगी? इन द फॉर्म ऑफ रेंट। लेबर को इनकम कैसी होगी? इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। ठीक है, उसी तरह से कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा और ऑर्गेनाइजेशन वाला प्रॉफिट अर्न करेगा, राइट। तो यही सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, इनके ऊपर इनको एम्प्लॉय करने पे इनकी कुछ एक कॉस्ट भी होती है। अगर आप इनको एम्प्लॉय कर रहे हो ना, तो आपको इनको इनकी वैल्यू पे करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसी वैल्यू को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, एंड इन एडिशन टू इनकम अक्रूड फ्रॉम दिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अनदर इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ इनकम इज मिक्स्ड इनकम। अब ये मिक्स्ड इनकम क्या है? कुछ एक इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती है विच आर ओन्ड बाय द हाउस होल्ड्स। तो उसमें क्या होता है? फैमिली मेम्बर्स, ओनर, वो सब लोग काम करते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, मतलब इंगेज हर एक फैक्टर है लेकिन उसको अलग अलग से क्लासीफाई नहीं किया जाता। ठीक है, लेकिन इम्प्लिसिटली क्या होता है कि ये सारी ही इनकम्स जैसे रेंट, वेजेस वगैरह, ये सब उसमें इंक्लूडेड रहती है। ठीक है, तो इसलिए हम टर्म यूज़ करते हैं मिक्स्ड इनकम। तो इन सबको ऐड करके हमारे पास क्या आ जाता है? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। और इसमें जब हम क्या करते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आता है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम, वो चाहे आपने अपने देश में कमाई है या फिर आप बाहर से लेके आए हो, वो दोनों ही चीज़ें आपको ऐड करनी है, तब आपके पास नेशनल इनकम आएगा। एनडीपी का मतलब होता है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है कि इंडियन टेरिटरीज के अंदर जो फैक्टर इनकम आपने अर्न की है। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये भी हम पहले प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या होता है कि चलो हमने ये तो समझ लिया कि हम लोग जो इनकम अर्न करते हैं, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, ठीक है, प्रॉफिट। लेकिन अब ये जनरेट कैसे होती है, किस तरह से फैक्टर्स का फ्लो होता है और फिर उसके बाद इनकम जनरेट होती है, ये अब हम डिस्कस करते हैं। तो ये एक 2 सेक्टर मॉडल है। ठीक है, जिसमें हमने हाउस होल्ड दिखाया है और यहाँ पे फर्म्स है। तो हाउस होल्ड क्या है? आप ये समझ लीजिए कि यहाँ ये वो जगह है ना जहाँ से आपका इन्वेस्टर भी आता है, जहाँ से आपका कंज्यूमर भी आता है, जहाँ से आपके लैंडलॉर्ड्स भी आते हैं। ठीक है, और जहाँ से आपकी लेबर भी आती है। तो ये सब कहाँ होते हैं? ये हाउस होल्ड से आएंगे। ठीक है, और जो आपकी फर्म्स हैं, यहाँ पे क्या किए जाते हैं? गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है और जो लैंड, लेबर, और ये कैपिटल, मतलब जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, उन्हें एम्प्लॉय किया जाता है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे मनी और फैक्टर्स का फ्लो किस तरह से होता है। सबसे पहले क्या होता है कि फर्म को गुड्स प्रोड्यूस करनी है, प्रोडक्शन करना है। ठीक है, और उसके लिए उसको क्या चाहिए? लैंड भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, इन्वेस्टर भी चाहिए। ठीक है ना, और आपको क्या चाहिए? एंटरप्रेन्योर वाली स्किल्स भी चाहिए। तो उसके लिए वो क्या करता है? वो हाउस होल्ड के पास आता है। और हाउस होल्ड क्या करता है? क्योंकि इसके पास लैंड भी है, लेबर भी है, कैपिटल भी है और एंटरप्रेन्योर वाली स्किल्स भी है, राइट। तो वो क्या करेगा? हाउस होल्ड फर्म में अपने ये सारे फैक्टर्स दे देगा। ठीक है, उसने लैंड दिया, ठीक है, लेबर भी दिया, कैपिटल भी दिया और एक एंटरप्रेन्योर भी दे दिया। अब ऐसा तो नहीं है कि उसने ये चीज़ें दे दी, ठीक है, और बदले में उसको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, कोई दान तो चल नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, बदले में क्या किया कि जो फर्म ने ना लैंड के बदले इनको क्या दे दिया? रेंट दे दिया। ठीक है, लेबर को क्या दे दिया? उनके काम के बदले वेजेस दे दी। ठीक है, जो कैपिटल, जो पैसा हाउस होल्ड ने इन्वेस्ट किया था फर्म्स में, उनको इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, और एंटरप्रेन्योर्स को उसके स्किल्स के लिए, एफर्ट्स के लिए
प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, फैक्टर्स गए हाउस होल्ड से फर्म में, और फर्म से क्या हुई, पेमेंट, उन फैक्टर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पेमेंट हुई हाउस होल्ड सेक्टर में, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इन सभी फैक्टर्स को एम्प्लॉय करने के बाद फर्म ने प्रोड्यूस कर दी गुड्स, और ये गुड्स क्या है, अब उसने ऐसे तो नहीं है कि उसने अपने लिए इतना सारा तामझाम किया, ठीक है, अपने यूज़ के लिए इतने सारे खर्चे किए, ठीक है, कि हाँ मैं इतना सारा खर्चा करूं और अपने यूज़ के लिए गुड्स प्रोड्यूस कर दूं। ये जो गुड्स प्रोड्यूस की गई है ये कंज्यूमर्स के लिए प्रोड्यूस की गई है, और कंज्यूमर कहाँ रहता है आपका, हाउस होल्ड सेक्टर में। तो फर्म ने क्या किया, अपना गुड्स एंड सर्विसेज लेके वो कंज्यूमर के पास गया, हाउस होल्ड सेक्टर में गया, और उसको ऑफर किया कि ये लो आप इन सब आइटम्स को यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाएगा, और बेटर हो जाएगा, ठीक है। कंज्यूमर को आइडिया पसंद आया, उसने क्या किया, उसने फर्म से गुड्स और सर्विसेज ले ली, और उसका वैल्यू जो था, उसका जो मनी था वो वापस फर्म को दे दिया। तो समझ आ रहा है ना कि पहले फैक्टर्स कहाँ गए, हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म में, और फर्म से क्या आई, फैक्टर पेमेंट आई। फिर जो पेमेंट यहाँ पे इनको हुई, फैक्टर पेमेंट, वही इनकी इनकम भी है, और वही इन्होंने क्या कर दी, खर्च कर दी फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, देयर इज अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। तो अगर आप वैल्यू एडेड मेथड, या फिर आप इनकम मेथड, या फिर एक्सपेंडिचर मेथड, तीनों ही मेथड से जब आप क्या करते हो, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो, तो आपका जो इनकम है ना वो क्या आता है, वो सेम आता है। वो इसी वजह से आता है, ठीक है, क्योंकि इसका जो खर्चा होगा, आई एम सो सॉरी, ठीक है, जो हाउस होल्ड का खर्चा है वही फर्म की इनकम है, ठीक है, और जो फर्म का एक्सपेंडिचर है वो हाउस होल्ड की इनकम है, ठीक है। तो एक का खर्चा जब एक की इनकम है, तो टोटल खर्चा और टोटल इनकम क्या हो जाएगा, इक्वली आएगा ना, राइट। तो ये था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव द फॉर्मूला टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि आइडेंटिफाई करना है जितनी भी एंटरप्राइजेज हैं जो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइजेज को क्या कर रही है, एम्प्लॉय कर रही है, मतलब ये इन सारे इनपुट्स का यूज़ कर रही है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने रिकॉग्नाइज करना है वेरियस पेमेंट्स। जैसे अगर लैंड आप जो यूज़ कर रहे हो उसके लिए आप क्या करोगे, रेंट दोगे, ठीक है, लेबर के लिए वेजेस दोगे। तो आपने क्या करना है, जिस तरह से फैक्टर्स को क्लासिफाई किया है ना, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसी तरह से उनके लिए की जाने वाली पेमेंट्स है उसको भी क्लासिफाई करना होता है, ठीक है। लैंड के लिए रेंट, लेबर के लिए वेजेस, और ये सब हम पहले बहुत बार कर चुके हैं, तो ये अब आपको क्लियर होगा, राइट। फिर उसके बाद हमारा है एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ फैक्टर पेमेंट्स मेड बाय द ईच एंटरप्राइज। अब आपने क्या किया, सबसे पहले इसको 4 फैक्टर्स में क्लासिफाई कर दिया, ठीक है, मिक्स्ड इनकम 5, ठीक है। और अब आप क्या करोगे, थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, आप कैलकुलेट करोगे इनका टोटल, कि रेंट की फॉर्म में आपको कितना इनकम हुआ, वेजेस की फॉर्म में कितना इनकम हुआ, इंटरेस्ट कितना मिला, राइट। ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करोगे, और जब ये सारी चीज़ें कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज की, तो हम उन सबको क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे। मतलब रेंट की टोटल वैल्यू, वेजेस की टोटल वैल्यू, प्रॉफिट की टोटल वैल्यू, इंटरेस्ट की टोटल वैल्यू, मिक्स्ड इनकम, ठीक है, इन सब के टोटल को हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। और फिर आपका क्या हुआ, आपके पास इस तरह से आ गया एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। और आपको पता है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम। हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं नेशनल इनकम, और डोमेस्टिक इनकम में जैसे ही हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे, तो हमारा जो डोमेस्टिक इनकम है ये बन जाएगा नेशनल इनकम। आई होप आपको समझ आया होगा, ये बहुत ही ईजी सी चीज़ें हैं, ठीक है, बस आपको थोड़ा सा याद रखना है, और एक बार अगर आपको समझ आ गई है चीज़ें तो याद रखने में मुश्किल नहीं होगी। अब यहाँ पे दे रखे हैं कुछ प्रिकॉशंस, कि जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं यूजिंग इनकम मेथड, तो हमें कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे ओनली फैक्टर इनकम्स विच आर अर्नड बाय रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज आर इंक्लूडेड। सिर्फ जो प्रोडक्टिव सर्विसेज रेंडर करने के बाद इनकम जनरेट हुई है ना, उसी को नेशनल इनकम में ऐड करेंगे, यानी कि जो ट्रांसफ़र इनकम है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अब ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है, ट्रांसफ़र इनकम होता है कि मतलब आप काम कुछ नहीं कर रहे हो लेकिन फिर भी
आपको इनकम हो रही है, जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गई, स्कॉलरशिप्स हो गई, ठीक है। ये सब में क्या होता है कि आप कोई सर्विसेज नहीं दे रहे हो कि आपको उसके बदले में इनकम हो रही है, ठीक है। ये आपके लिए एक ट्रांसफ़र पेमेंट्स है, ये आपको सिर्फ एक फैसिलिटी दी जा रही है, आपको गवर्नमेंट के द्वारा या फिर किसी भी अथॉरिटी के द्वारा क्या किया जा रहा है, सिर्फ फैसिलिटेट किया जा रहा है, ठीक है। तो दीज आर ट्रांसफ़र पेमेंट्स। लेकिन जो पैसा आपने कमाया है, मतलब एक खून पसीने की जो कमाई होती है ना, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हो, ठीक है, सिर्फ वही वाली कमाई क्या होती है, नेशनल इनकम में ऐड की जाएगी। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि जितना भी सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स है, ठीक है, उसे भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा नेशनल इनकम में। अगर आपको सेकेंड हैंड कार बेच के कोई इनकम होती है तो दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। क्यों? क्योंकि वो जो गुड्स है, ठीक है, वो आपकी क्या है, वो करंट ईयर में प्रोड्यूस नहीं की गई है, ठीक है, वो प्रीवियसली प्रोड्यूस हो चुकी है और उसी ईयर के दौरान उसकी वैल्यू नेशनल इनकम में ऐड भी की जा चुकी है, राइट। तो अभी जो प्रोड्यूस किया जाएगा ना करंट ईयर में, सिर्फ उसको बेच के जो इनकम आपको होगी वही इंक्लूड की जाएगी। जबकि इन्हीं गुड्स को खरीदने और बेचने के लिए अगर कोई ब्रोकर को आप कमीशन दे रहे हो, ठीक है, तो वो जो कमीशन है या कोई भी चार्जेस पे कर रहे हो, तो वो ऐड किया जाएगा नेशनल इनकम में। क्यों? क्योंकि उस बंदे ने आपको सर्विसेज क्या दी है ड्यूरिंग द करंट ईयर, ठीक है। वहाँ पे वो जो सर्विस प्रोड्यूस हुई है ना, ठीक है, जो आपको सर्विस रेंडर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन ऑफ सर्विस, ठीक है। तो वो उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है, उसी वक्त पैसा मिल रहा है, राइट। तो आपका क्या है, वो आपने ड्यूरिंग द करंट ईयर अर्न किया है, तो इसलिए उसको नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा। अनदर थिंग इज इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर occupied dwellings and value of the production for self consumption is included, but the value of self consumed services like those of the housewife is not included। अपने इस्तेमाल के लिए जो सर्विसेज यूज़ की जा रही है, ठीक है, खुद को फैसिलिटेट करने के लिए जो हम सर्विसेज यूज़ करते हैं, उसे नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा। लेकिन जो भी गुड्स आप क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो और फिर उनको सेल्फ कंज्यूम कर रहे हो, उसे ऐड किया जाएगा, राइट। अब जैसे सपोज करो कोई किसान है, ठीक है, वो क्या करता है, वो बहुत सारा गेहूं उगाता है, ठीक है, कुछ गेहूं वो मार्केट में बेच देता है और कुछ उसको सेल्फ कंज्यूम कर देता है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, जो वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी प्रोड्यूस किया गया है ना, उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू, मतलब जो उसकी एक मार्केट वैल्यू है ना, ठीक है, भले ही आप अपने आप को पे नहीं कर रहे हो, ठीक है, लेकिन क्या है, उसकी एक वैल्यू तो है ना, ठीक है, तो उसे हम क्या करेंगे, उसे नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा और सर्विसेज को नहीं ऐड किया जाएगा। वहीं अगर आपको इलीगल एक्टिविटी, स्मगलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, ऐसे यहाँ से कोई पैसा आता है तो उसे भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा। Direct taxes such as income tax which are paid by the employees from their salaries and corporate tax which is paid by the joint stock company from its profit are included। अब टैक्सेस दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स होता है जो इनकम पे किया जाता है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिनकी सैलरी, जिनकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना, और जो उन सभी स्लैब्स में फॉल करते हैं जो टैक्स पे करने के लिए डिसाइड की जाती है, ठीक है। तो उन लोगों पे जो टैक्स लगता है ना, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो हम सभी लोग पे करते हैं, कोई अमीर है या गरीब है, किसी का इनकम कम है या ज़्यादा है, ठीक है। जब हम मार्केट से कोई सपोज करिए आप मार्केट से एक बुक खरीद रहे हैं, ठीक है, तो वो बुक जब आप खरीद रहे हो ना, तो आपको लगता है कि मैंने 500 रुपये की बुक खरीदी, कि बस बुक का प्राइस 500 रुपये, ठीक है। लेकिन उस 500 रुपये के प्राइस में क्या है ना, उसमें टैक्स भी इंक्लूडेड होगा। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली आप टैक्स भी पे कर रहे हो, ठीक है। तो क्योंकि हमें डायरेक्टली पता नहीं चलता, इट इज़ नॉट डायरेक्टली इम्पोज्ड ऑन अस, ठीक है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। बट अगर देखा जाए टेक्निकली तो वो टैक्स कौन पे कर रहा है, कंज्यूमर पे कर रहा है, आप लोग पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है कि जो डायरेक्ट टैक्स है दैट विल बी इंक्लूडेड और जो इनडायरेक्ट टैक्स है दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ठीक है। जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं बाय यूजिंग इनकम मेथड। और वहीं पे अगर बात करें गिफ्ट्स टैक्स की,
ठीक है। और आपका वेल्थ टैक्स जो होता है वो भी क्या किया जाता है, इट इज़ पेड आउट ऑफ सेविंग्स, ठीक है। तो इसलिए इसको भी क्या किया जाता है, इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अगर पसंद नहीं आया है तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, बिकॉज कमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।